या आप थी वो बीजेपी से जुड़ी हुई थी, अब आप जनसुराज से जुड़ी हुई हैं, क्यों? कहीं न कहीं जब भी इन लोग की आप बात सुनते हैं तो कहीं भी बिहार की जनता नहीं दिखती। दिखती क्या है? बैठे हुए ऊंचे दल पर नेता। नहीं, हम काम कर रहे हैं, नबीनगर में तो हम ही काम कर रहे हैं। विकास की गंगा तो हमारी वजह से बह रहा है और जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमारी वजह से बह रहा है। वह किसके वजह से रहा है? की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी कभी दावा करते थे कि मैं बिजली फ्री नहीं दूंगा। आज चुनाव का मूड हुआ, 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ। नबीनगर से आप संभावित उम्मीदवार हैं जनसुराज की, अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? जनसुराज मानसिक लड़ाई लड़ रहा है। ये दोनों पार्टियों का जो सोच है उसकी मानसिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आरजेडी के जो सांसद थे, औरंगाबाद के जो सांसद हैं, अभय कुशवाहा बोल रहे कि तो कॉर्पोरेट कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड है। कौन ऐसा पार्टी है जिसमें 10,000 एम्प्लॉय हैं? इसको क्या मानती हैं आप? राजनीतिक पार्टी है जनसुराज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? तो जब भी दोनों पार्टियां खड़ी होती हैं एक दूसरे को गाली देते नजर आती हैं। ये पूर्व सांसद ने कहा, आपने आप ही का क्वेश्चन था कि क्या आपकी अंदरूनी कलह थी, वो खोलकर बोल नहीं पाए क्योंकि लोजपा ने अलग चुनाव लड़ लिया था। मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। आप ओबराबादी बारून ब्लॉक की प्रमुख भी रही हैं, आप डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई रही हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है। पहले आपके जो पति थे या आप थी वो बीजेपी से जुड़ी हुई थी, अब आप जनसुराज से जुड़ी हुई हैं, क्यों? क्योंकि अभी आपने दोनों पार्टी के जो भी नेता हैं सभी की बातें सुनी और मैं बैठकर महागठबंधन की भी बात सुन रही थी और एनडीए की भी बात सुन रही थी। कहीं न कहीं जब भी इन लोग की आप बात सुनते हैं तो कहीं भी बिहार की जनता नहीं दिखती। दिखती क्या है? बैठे हुए ऊंचे दल पर नेता। क्या कौन सा समीकरण में किस दल में कौन नेता जाएगा उसके आधार पर ये लोग का चुनाव होता है। लेकिन हमारी बिहार की जनता कहीं भी ये दोनों पार्टियों के बीच नहीं देखती। आज अगर पहली बार जनसुराज पार्टी, और आपने कहा कि मैं ब्लॉक प्रमुख रही हूं, निचले तबके के जनता से जुड़ी हूं, तो आज जो जनसुराज नीचे तबके का मैं नहीं बोल रहा हूं, तो ग्राउंड से आप जुड़ी हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। लेकिन आप बीजेपी से जुड़ी हुई थी, वो नेशनल पार्टी थी, अब आप जनसुराज से जुड़ी हुई। क्या बीजेपी में कुछ हुआ जिसके वजह से आप यहाँ आई, या बीजेपी खराब था और जनसुराज बेहतर है? नहीं, जो नीचे तबके की जो जनता है उनका कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों पार्टियां सिर्फ वोट कलेक्ट करने की बात की, जनता की बात नहीं की। पहली बार जनसुराज पार्टी किसी को अगर आवाज दे रही है तो बिहार की जनता को आवाज दे रही है। किसी उन्माद में नहीं पड़ने के लिए बोल रही है। आज बिहार विकास के 28वें पैदान पर है। दोनों दल दावा ठोकता है कि मैंने विकास किया है, तो फिर बिहार 28वें पैदान पर। आपके सामने जेडीयू के नेता हैं, वो वहां से उम्मीदवार भी हैं, संजीव सिंह, वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार है, हम काम कर रहे हैं। और जो डब्लू सिंह जो है आरजेडी के जो वहां के विधायक हैं, उनको भी आना था, किसी निजी कारणों से या कुछ काम से नहीं आए। वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, नबीनगर में तो हम ही काम कर रहे हैं, विकास की गंगा तो हमारी वजह से बह रहा है। और जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमारी वजह से बह रहा है। वह किसके वजह से रहा है? आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? बस चुनावी मूड के रूप में देख रहा है। अभी अगर जदयू की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी कभी दावा करते थे कि मैं बिजली फ्री नहीं दूंगा। आज चुनाव का मूड हुआ, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। रसोईया का पेमेंट डबल हो गया। यही रसोईया जब पेमेंट के लिए बिहार पटना को घेरा था तो उन्होंने पानी का बौछार किया था और लाठी चार्ज भी करवाई थी। आशा भी अगर अपने पेमेंट के लिए गई थी तो आशा के साथ भी लाठी चार्ज और पानी का बौछार हुआ था। अगर विकास वाली सरकार है तो चुनाव का जब समय आया है बिहार में तो सारी योजनाएं फलीभूत क्यों हो रही हैं? ये बात इस सरकार से जनता जरूर पूछेगी। हाँ अर्चना जी, आप प्रखंड प्रमुख तो रही ही हैं, उसके बाद आपने बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ा था औरंगाबाद जिले से लोकसभा तक, जहां तक मुझे याद है। फिर आप भाजपा में थी और अब जनसुराज में। तो आपकी इस पूरी पॉलिटिकल जर्नी को उन दो राष्ट्रीय पार्टियों से मोहभंग कहा जाए या एक नए अवसर की तलाश माना जाए?
स्पष्ट करें। वो दोनों पार्टियों से मोह भंग की बात नहीं है। सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप राजनीतिक रूप से जुड़ते हैं और लोगों से जब आप मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार पीछे छूटता नजर आता है। आज जिस मैं जनसुराज पार्टी की बात कर रही हूँ, हम अपने सूत्रधार प्रशांत जी को जब सुनते हैं तो एक बिहारी होने का अंदर से उन्माद पैदा होता है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे बिहार को अग्रणी भूमिका में ले जाएगा, जिसकी वजह थी कि मैंने इन दोनों दलों को चुना। ठीक है, नीतीश कुमार जी और जदयू दावा करती है कि उन लोगों ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। जनसुराज उससे आगे और क्या कर पाएगा? नीतीश जी का कोई सम्मान स्पष्ट है। नीति है महिलाओं के उत्थान के बारे में जनसुराज, जो कि जदयू से बेटर हो? ये जनता जदयू सुनना से चाहिए। बेटर इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान है, क्योंकि पंचायती राज में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन जहां तक बड़े विधानसभा या लोकसभा की अगर आप बात करते हैं तो ये जो दोनों पार्टियां हैं 33% महिला बिल की बात की, लेकिन कोई भी पार्टी विधानसभा तक या लोकसभा तक चंद महिलाओं को ले गई। लेकिन जनसुराज के प्रशांत जी ने दावे के साथ किया है कि इस बिहार विधानसभा में जो 243 सीट है उसमें 40 सीट वो महिलाओं को देंगे। अगर बड़े सदन में महिलाएं जाएंगी तो और मेरा बिहार जरूर खूबसूरत होगा, क्योंकि योगी कहावत भी है कि घर कितना भी अगर खूबसूरत, अगर उस घर में महिला की भागीदारी नहीं रहती तो वो घर घर नहीं दिखता। गुड। नबीनगर से आप संभावित उम्मीदवार हैं जनसुराज की, अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? जनसुराज मानसिक लड़ाई लड़ रहा है। ये दोनों पार्टियों का जो सोच है कि मानसिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मानसिक लड़ाई है या अभी तो आरजेडी के जो सांसद थे, औरंगाबाद के जो सांसद हैं अभय कुशवाहा बोल रहे कि तो कॉर्पोरेट कंपनी है, ये तो प्राइवेट लिमिटेड है। कौन ऐसा पार्टी है जिसमें 10,000 एम्प्लॉई हैं? इसको क्या मानती हैं आप? राजनीतिक पार्टी है जनसुराज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जिस तरह से प्रशांत की सभा में भीड़ हो रही है, जिस तरह से लोगों का रुझान हो रहा है, क्योंकि अगर आप बिहार के वोट को देखते हैं तो जब भी दोनों पार्टियां खड़ी होती हैं एक दूसरे को गाली देते नजर आती हैं। कभी उसके डर से उसको वोट, उसके डर से उसको वोट देते आ रही है। पहली बार प्रशांत ने एक थर्ड खेमा तैयार किया है और कहीं ना कहीं बिहार की मजबूरी है। आज अगर आप जिस मानसिक गुलामी से हमारा बिहार गुजर रहा है, हर आदमी बात हम जरूर बैठ के करते हैं कि हमारे बिहार का विकास नहीं हुआ। सांसद झूठ बोल रहे हैं? सांसद झूठ नहीं बोल रहे हैं, सबका अपना राजनीति है, सब अपने पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे माननीय पूर्व सांसद ने कहा, आप ही का क्वेश्चन था कि क्या आपकी अंदरूनी कलह थी, वो खोलकर बोल नहीं पाए क्योंकि लोजपा ने अलग चुनाव लड़ लिया था। इन लोग कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर चलते हैं चुनाव जीतने और हारने की। मानती हैं आप तो बीजेपी में रही हैं, पूरा परिवार आपका रहा, बीजेपी में कलह है? कलह सीटों का लड़ाई है। समाज का जो भी तबका का वहां नेता बैठा है, हर आदमी अपने जात को आवाज देता है और बोलता है कि हमें वोट दो, क्योंकि अगर तुम वोट देते हो तो मैं विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, मंत्री बनूंगा। लेकिन पहली बार जनसुराज ये बात ही नहीं कह रही है। जनसुराज कह रही है कि आपके घर तक आपका विकास कैसे पहुंचेगा। ये लोकतंत्र है, वोट की ताकत इतनी बड़ी है। बिहार है ये, बिहार में जाति के छाती पर ही हर चीज होता है और खास करके सियासत तो जरूर होता है। इसी की लड़ाई। जिस जाति से आप आती हैं अर्चना जी, वो तो पूरा तेजस्वी जी के साथ है, अर्चना जी के साथ जाएगा, ये यादव परिवार जाएंगे। आप अगर नबीनगर से चुनाव लड़ती हैं तो आरजेडी के साथ आपके लोग जाए, आपके लोग नहीं, आपके जाति के लोग जाएंगे या अर्चना जी के साथ जाएंगे? जाति की बात जनसुराज कर ही नहीं रही है। जिस दिन हम लोग जो बिहार हमारा मानसिक गुलाम है, जाति में, पार्टी में बंधा हुआ है, जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, अगर सर्व समाज को हमने आवाज दिया है कि अगर आपके अंदर, अगर हम प्रबुद्ध हैं, अगर हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है। बात तो बीजेपी भी करती है कि हम जात की नहीं जमात की बात करते हैं, जेडीयू भी करती है, लेकिन जाति तो है ना, ये तो मान रहे हैं ना। जाति संस्कार बना था, जाति वोट नहीं था। जाति तो वही चीज का विरोध जनसुराज कर रही है ना। जनसुराज समाज को यही बता रही है कि जाति के नाम पर वोट देकर आप 28वें पैदान पर हैं। एक चीज आपसे सवाल ये करेंगे अर्चना जी कि जनसुराज तो हर विधानसभा में 10 लोगों को ये बोल रही है कि जाइए प्रचार में लग जाइए, उम्मीदवार आप ही को बनाएंगे। सोचिए 2 अक्टूबर को वो पार्टी का गठन हुआ। क्या संजोग है कि हमारे 2 अक्टूबर के पार्टी का गठन और हर विधानसभा में 10 उम्मीदवार। तो अभी यानी कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जग रहा है। इसको 2 रूप में तो देखा जा सकता है ना कि झांसा, इसको एक शब्द होता है झांसा, कहीं झांसा तो नहीं दे रहे लोग?
प्रशांत जिसकी बात आप झांसा की बात नहीं, जो हमारा सूत्रधार है वो तो इस बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो भी लोग आए हैं सबकी मंशा है कि बिहार बदले। कोई उम्मीदवार दावा कोई नहीं ठोक सकता, आप बस आएंगे बात तो कह रहे नबी हैं। नगर बदलेगा, एकदम बदलेगा, एकदम बदलेगा। नबी नगर में अगर आप आती हैं तो क्या करेंगे, आपका विजन क्या है? मेरा विजन सबसे बड़ा है कि आज नवीनगर औरंगाबाद जिले के पहचान का भी मोहताज नहीं है। आप अगर कहीं भी नवीनगर का बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में 2-2 एनटीपीसी आता है। आज जिस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि जिस समय में ब्लॉक प्रमुख थी उसी समय एनटीपीसी का प्रोजेक्ट आया था, किसानों के साथ बहुत जद्दोजहद के बाद वो लोग अपना जमीन दिए थे, क्योंकि जमीन से हर पीढ़ी जीती खाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी नवीनगर में आकर दावा किया था कि अगर आपकी जमीन जाती है तो आपको नौकरी दिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं दिखता। जब हमारे नवीनगर में, मैं ये नहीं कहती कि, लेकिन जो सर्टिफिकेट, जो योग्यता नवीनगर के लोगों को है, उनको वहां पर उनको स्वरोजगार दिया जाए। यही बात तो डब्ल्यू सिंह भी कर रहे थे चुनाव से पहले कि रोजगार देंगे। कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़े। वीरेंद्र बाबू को किस तरीके से आप देखती हैं? वीरेंद्र बाबू सरकार बनने का दावा ठोकते हैं, 2-2 एनटीपीसी लाने की दावा ठोकते हैं, लेकिन स्वरोजगार में वो विफल रहे हैं। संजीव सिंह भी कह रहे हैं, गांव गांव घूमते फिर रहे हैं कि सरकार हमारी है, काम वो हमसे बेहतर जानते हैं कि उनकी सरकार ने क्या किया है नवीनगर में। ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप मानती हैं? झूठ कोई नहीं बोल रहा है। कागज पे कुछ है, जमीन धरातल पे कुछ है। जब आप धरातल पर उतरिएगा तब आपको दिखता है कि एनटीपीसी में जो वहां के लोग हैं किस तरह से मार खाए हुए हैं। नबीनगर में जो मेन मुद्दा है वो रोजगार है। नबीनगर में आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं हुआ। नबीनगर में शिक्षा का जो बदतर स्थिति है और स्वास्थ्य का भी हाल खराब है। कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। इसके लिए किसको जिम्मेवार आप मानती हैं? ये नबीनगर की स्थिति वहाँ पे नहीं। 4 बार कांग्रेस चुनाव जीती है, जेडीयू भी चुनाव 3 बार जीती है, लोजपा भी वहां से जीती है, आरजेडी भी वहां से चुनाव जीता है। इसके लिए किस, और सबकी सरकार रही है, आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं, सरकारों को या उम्मीदवार वहां के विधायकों को? देखिए, अगर शिक्षा की जहां तक बात कर रहे हैं तो ये पूरे बिहार की दशा है। ये नवीनगर की दशा नहीं, पूरे बिहार की दशा है। आज शिक्षा की जो स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, आप अगर आज कोई भी बच्चा अगर मैट्रिक में अच्छा नंबर लाता है तो उसके पिता को प्रेशर है कि वो बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, बाहर के यूनिवर्सिटी में भेज रहा है। आप विकास की बात करें, आपके यहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं। यही साइंस कॉलेज कभी इतना अच्छा हुआ करता था कि बाहर से लोग आते थे। आज तो हमारे यहाँ डिग्रियां बांटी जा रही हैं। इंटर और ग्रेजुएशन के एग्जाम में बच्चे मोबाइल लेकर लिख रहे हैं। किस आंकड़े की आप माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं? अर्चा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीजेपी के बाद आपने जब जन स्वराज को ज्वाइन किया तो आपके पूर्व सहयोगी जो है वो कहते हैं कि आप अवसरवादी हैं, और नवीनगर के मतदाताओं के बीच भी ये काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। तो ये मतदाता है जो क्या देखते हैं, इसको क्या नज़र से स्पष्ट करते हैं, और आप इस बार 2025 में मतदाताओं का भरोसा किस प्रकार जीतना चाहेंगे, और जन स्वराज की क्या नीति है इस बार की, हमें ज़रा स्पष्ट करिएगा। जन स्वराज 5 नीति के साथ इस बिहार में आया है। पहला, पलायन कैसे रुकेगा। यही अगर पक्ष और विपक्ष की सरकार देखिएगा, इसी पलायन पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते थे कि अगर बिहार के बच्चे बाहर न जाएं तो पूरे हिंदुस्तान का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तेजस्वी जी भी इसी तरह की बात कहते थे। आज पहली बार इतना बड़ा पलायन, हम सरकार बनाने की दावा ठोकते हो, मात्र 15 से 20 हजार रुपया के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। आज बुजुर्गों की पेंशन इसी सरकार ने 10 साल तक 400 रुपया वृद्धा पेंशन एक भीख के रूप में दी है। पहली बार जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर से 2000 पेंशन की बात की, आज सरकार झुक गई। जुलाई में 1100 पेंशन कर दिया गया। आज हमारी सरकार ने डोमिसाइल नीति की बात की, 3 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी जितने अवसरवादी हैं उतना तो इस बिहार में कोई नेता नहीं रहा होगा। ये महागठबंधन में जब थे, एनडीए जो गठबंधन बना था, वो प्रधानमंत्री चेहरा बनने के लिए बिहार के बच्चों की हत्या कर दी, और आज वो डोमिसाइल ला रहा है। तो अब जल्दी 2-3 सवाल करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि प्रशांत किशोर को आप किस तरीके से देखती हैं? पहला नंबर ये आप बताइए कि प्रशांत किशोर को किस तरीके से देखती हैं? प्रशांत किशोर पहले बोले राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, फिर पार्टी बना लिया है, फिर बोले कि हम सीएम नहीं बनेंगे, बात होती कि अब सीएम ही बनेंगे। अभी तक सीएम वाला बात तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। और प्रशांत, एक चीज, जब बिहार जो आंकड़े में गरीब दिखता है उससे ज्यादा हमारा बिहार गरीब है।
ये सौभाग्य है कि हमारे बिहार में प्रशांत किशोर, हर कोई जब अच्छा मुकाम हासिल करता है तो अपने मुकाम और अपने पैसे से खुश रहता है। अगला सवाल ये है कि वो प्रशांत किशोर को आप अच्छा देखती हैं, रंजन जी हैं, दोनों में से बेहतर किसको देखती हैं? प्रशांत किशोर को। रंजन जी को आप हल्के में लेती हैं? रंजन जी को हल्के में मैं इसलिए हल्के में नहीं लेती, लेकिन हम ये अभी विधानसभा तक हैं, हमारे प्रशांत पूरे बिहार को आवाज दे रहे हैं। दोनों में अगर इंसान कौन बेहतर है, रंजन जी जो आपके जो पति देव हैं वो अच्छे इंसान हैं, या फिर आप प्रशांत किशोर को मानती हैं? एक आपका घर चला रहा है, दूसरा बिहार के बारे में सोच रहा है। पति के मामले में रंजन जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं महिला हूं, उन्होंने मेरी जब राजनीतिक सूझबूझ देखी तो वो वही व्यक्ति मुझे इस फ्रंट तक लाया है, इसलिए बहुत बेहतर इंसान है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक प्रशांत की बात है, वो पूरे बिहार का बेटा और भाई बनने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ छोड़ के इस बिहार बदलने के लिए आया है। तो मैं इनसे भी बेहतर उन्हें मानती हूँ कि आज उन्होंने सब कुछ छोड़कर आज इस बिहार बदलने के लिए आया है। बातचीत करने के लिए अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।